सुप्रभातम बच्चों, गया गाइडेंस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग संस्कृत का दूसरा पाठ पाटलिपुत्र वैभवम पढ़ेंगे और इसको विस्तार रूप से समझेंगे, इसके अर्थ को समझेंगे, इसमें जो ग्रामर प्रयोग किए गए हैं उसको समझेंगे, प्रश्नोत्तर को भी समझेंगे। जो आपको बोर्ड की एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें आपको इस पाठ से लगभग प्रत्येक साल क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसलिए आप इस चैप्टर को बड़ी सावधानी से समझेंगे, देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ का नाम है पाटलिपुत्र वैभवम, जैसा कि आप देख रहे हैं। चलिए सबसे पहले मैं अपना परिचय भी दे रहा हूं कि मेरा नाम क्या है। तो मेरा नाम महेश कुमार राम है और मैं उत्क्रमित हाई स्कूल बिरहुत बोधगया में पोस्टेड हूं और आपको आज गया गाइडेंस के माध्यम से संस्कृत विषय पढ़ाने के लिए प्रेजेंट हुआ हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, पाठ का नाम है पाटलिपुत्र वैभवम। बच्चों, कहा जाता है कि पटना, जिसको हम पाटलिपुत्र जानते हैं, यह शहर लगभग 2500 वर्षों से चला आ रहा है। कितने साम्राज्य आए, कितने राजा आए, चले गए, बट ये पटना शहर आज भी मतलब आपके सामने है और धीरे धीरे ये विकास करता जा रहा है। क्या कोई ऐसा शहर जो 2500 वर्षों तक जिंदा रहा है? आपको पता है भारतवर्ष में कोई ऐसा शहर है जो लगभग 2500 से जीवित है, अपने अस्तित्व को बनाए रखे हुए है? आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं पाटलिपुत्र वैभवम, उसका नाम इसी कैटेगरी में आता है जो 2500 वर्षों से आज तक अपने अस्तित्व को बनाए हुए हैं। तो इसी पाठ को आज हम लोग विस्तृत रूप से समझेंगे कि कैसे 2500 वर्षों से आज तक अपने अस्तित्व को बनाए रखे हुए हैं और कितने साम्राज्य आए, कितने राजा आए, चले गए, बट ये पटना पाटलिपुत्र आज भी आपके सामने खड़ा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका अगला हिस्सा देखते हैं। आज हम लोग आपके सामने दो रूप में पढ़ाएंगे। पहले हम संस्कृत का पैराग्राफ पढ़ेंगे और उसका अर्थ बताएंगे, फिर उसका मतलब बताएंगे, इससे रिलेटेड जो और भी चीजें हैं वही बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पाठ है पाटलिपुत्र वैभवम, कहते हैं कि बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वधारयत्। कहते हैं कि बिहार राज्य जो राजधानी है पाटलिपुत्र का, वह सभी कालों से महत्व को धारण किए हुए है, बरकरार रखे हुए है। अस इतिहास सार्ध सहस्त्र द्वयम परिमिति वर्तते। कहते हैं कि इसका जो इतिहास है लगभग 2500 वर्षों से आज तक, मतलब इसका इतिहास है 2500 वर्षों से ये शहर आज तक चला आ रहा है, ऐसा इसका इतिहास है। अत्र धार्मिक क्षेत्रम, राजनीतिक क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्रम च विशेषण ध्यान आकर्षकम। कहते हैं कि इस शहर का कुछ विशेषताएं हैं। क्या है? धार्मिक क्षेत्र, यह धार्मिक से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, यह राजनीति से जुड़ा हुआ है क्योंकि पटना राजधानी है, तो ऐसे ही राजनीतिक क्षेत्र हो गया। और ये उद्योग क्षेत्र से भी जुड़ा हुआ है क्योंकि इस शहर में बहुत से ऐसे छोटे बड़े उद्योग हैं जो यहाँ पे मतलब उत्पन्न हुए हैं और प्रोडक्शन कर रहे हैं। आगे देखते हैं। वैदेशिका यात्रिणः मेगास्थनीज फायान वेनसांग इत्सिंग प्रवृत्त्या पाटलिपुत्र वर्णम स्व संस्मरण ग्रंथेषु चक्रु। कहते हैं कि इस शहर में बहुत से विदेशी भी आए, जिसमें कुछ नाम है जैसे मेगास्थनीज, फायान, वेनसांग, इत्सिंग आए और पाटलिपुत्र के विषय में अपने जो संस्मरण ग्रंथ लिखे हैं उसमें विस्तार से इन्होंने चर्चा किया है। पाठ्यस्मिन् पाटलिपुत्र वैभवस् समान परिचयो वर्तते। यह पाटलिपुत्र का समान परिचय है जो बताया गया है। कहते हैं कि प्राचीन काल का ग्लोबल हब, जो पुराने जमाने में कहते हैं कि जो ग्लोबल हब था वह पटना शहर था। जैसे आज हम लोग कैसे जानते हैं कि अमेरिका में बहुत अच्छे अच्छे शहर हैं, यूनाइटेड किंगडम में बहुत अच्छे अच्छे शहर हैं, दुबई बहुत अच्छा शहर है, उसी प्रकार से प्राचीन काल में पाटलिपुत्र एक ऐसा शहर था जो आज के जमाने में जिसको हम सुनते हैं वह उस जमाने में उतना महत्व रखता था। चलिए इस स्लाइड में जो संस्कृत शब्द प्रयोग किए गए हैं उसका मैंने कुछ आपको यहाँ जो कठिन शब्द है उसको भी अंकित किया है, तो इसको भी आप देखते चलेंगे।
सहस्र सहस्त्रद्वय मतलब 2500, परिमिता इसका मतलब होता है तक या मापा हुआ, ध्यान आकर्षकम इसका मतलब होता है ध्यान खींचने वाला, और वैदेशिका इसका मतलब होता है विदेशी, तथा चक्रु जिसका अर्थ होता है किया। ये कुछ कठिन शब्द हैं जिसको आप याद करेंगे तो इसको समझने में आसानी होगी। आगे कहते हैं कि प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषु अन्यतम पाटलिपुत्रम अनुगंगम वसत विचित्रम महानगरम बभूव। कहते हैं कि प्राचीन भारतीय नगरों में ये पाटलिपुत्र गंगा के किनारे बसा हुआ एक महानगर है। या गंगा के किनारे बसा हुआ क्या है? एक महानगर है जो प्राचीन काल से बसा हुआ है। तद विषय दामोदर गुप्तो नाम का कवि कुटनीम ताख्य काव्य कथयति। कहते हैं कि इस कहते हैं कि तद विषय दामोदर गुप्तो नाम का कवि कुटनीम ताख्य काव्य कथयति। कहते हैं कि इस विषय में दामोदर गुप्त नामक कवि कुछ बताते हैं। क्या बताते हैं? अस्ति महित लतिलकम सरस्वती कुल गृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। कहते हैं कि जो पटना नगर था यह पृथ्वी का तिलक सरस्वती का निवास स्थान और महानगर है जिसका नाम पाटलिपुत्र है, जो इंद्र के स्थान को भी तुच्छ बनाता है। पाटलिपुत्र जिसको आज हम पटना कहते हैं, यह क्या था? पुराने जमाने में शिक्षा का हब था। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े जो प्राचीन नाम आप सुनते हैं वो यहाँ से शिक्षा प्राप्त किए हैं और पूरे दुनिया में विकसित हुए हैं, प्रसिद्ध हुए हैं। चलिए, इस चैप्टर में भी कुछ कठिन शब्द हम यहाँ पे आपके लिए रखे हैं जिसको आप याद कर लेंगे तो इस चैप्टर को समझना आसान हो जाएगा। जैसे अनुगंगम जिसका अर्थ होता है गंगा के किनारे। जैसे पटना कहाँ बसा हुआ है? तो गंगा के किनारे बसा हुआ है। तद विचित्रम जिसका अर्थ होता है बसा हुआ, बभुआ इसका अर्थ होता है हुआ या था, महित लतिलकम जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का तिलक, अपरिभूत पुरंदर स्थानम जिसका अर्थ होता है इंद्र से भी श्रेष्ठ, मतलब जिसको स्वर्ग लोक से तुलना किया गया है। प्राचीन जो हमारा पटना शहर है, पाटलिपुत्र शहर है, इसको स्वर्ग लोक से भी तुलना किया गया है। किन्होंने किया है? दामोदर गुप्त नामक कवि ने किया है अपने काव्य में। चलिए आगे देखते हैं। कहते हैं कि इतिहास सुरते यत गंगाया तीरे बुद्ध काले पाटली ग्रामा स्थिता आसित। कहते हैं कि इतिहास में सुना जाता है, क्या किया जाता है? इतिहास में सुना जाता है कि गंगा के तीर पे जो पटना है वहां पे एक ग्राम था जिसका नाम था पाटली ग्राम। क्या नाम था? पाटली ग्राम, जहां पे बुद्ध भगवान आया करते थे, जिनको आज हम लोग बुद्ध भगवान कहते हैं। अपने जमाने में जब पटना जिसका पहले नाम था पाटली ग्राम, वहां पे आया करते थे। ये त्रिच भगवान बुद्धा बहुकृत्वा समागता। भगवान बुद्ध पाटली ग्राम उस समय का जो नाम है पाटली ग्राम, उस वहां पे मतलब बहुत बार आया करते थे। तेन कथितम आसित उन्होंने कहा था, कुछ भविष्यवाणियां की थी कि यद ग्रामो आयाम महानगरम भविष्यति। यह जो नगर है महानगर बनेगा, मतलब एक विशाल नगर बनेगा जिसकी जनसंख्याएं बहुत ज्यादा होगी। यह एक बहुत बड़ा शहर होगा, ऐसा महात्मा बुद्ध ने मतलब 2500 साल पहले भविष्यवाणी कर दी थी। किंतु कलहस अग्निदाहस जलपुरस च भयात सर्वदा आक्रांतम भविष्यति। लेकिन कुछ इन्होंने और भी भविष्यवाणी की थी। क्या कहा था? कि यह कलह से घिरा हुआ रहेगा, मतलब लड़ाई झगड़ा, कलह का मतलब लड़ाई झगड़ा से यह घिरा हुआ रहेगा। दूसरा क्या? अग्निदाहस मतलब आग का मतलब प्रकोप छाया रहेगा। मतलब आज भी देखते हैं कि सुनते हैं कि आज यहाँ आग लग गया, यहाँ आग लग गया। तो उस प्रकार से भगवान बुद्ध ने पहले ही इसकी भविष्यवाणी मतलब 2500 वर्ष पहले ही कर दिए थे। अगला जल पुरस मतलब बाढ़ से। आप जानते हो कि हमारे बिहार राज्य में एक ऐसी नदी है जिसका नाम है कोसी। वह शोक नदी के नाम से जाना जाता है। जब उसका मतलब जल का स्तर बढ़ता है और गंगा का भी जल का स्तर बढ़ता है तो जो उत्तरी बिहार है वह पूरा जलमग्न हो जाता है। और आज भी अगर तेज बारिश होती है तो पटना शहर में जल जमा हो जाता है, क्योंकि गंगा के किनारे है। जैसे ही गंगा का जल स्तर ऊपर उठता है तो पटना शहर में पानी ही पानी भर जाता है। और यह भविष्यवाणी 2500 वर्ष पहले बुद्ध भगवान ने कर दिए थे। चलिए, इस चैप्टर में भी हम
कुछ ऐसे शब्द आपके लिए रखे हैं जो कठिन शब्द हैं, जिसको आप याद कर लेंगे। चलिए देखते हैं। वह शब्द श्रूयते, जिसका अर्थ होता है सुना जाता है। अगला जो शब्द है बहुकृतवा, जिसका अर्थ होता है अनेक बार। अगला जो शब्द है समागत, जिसका अर्थ होता है आए। इसके बाद जो अगला शब्द है अग्निदाहस, जिसका अर्थ होता है आग लगने का। और अंतिम जो शब्द है जलपुरस, जिसका अर्थ होता है बाढ़ का। तो ये कुछ कठिन शब्द थे जो आपके लिए हैं, इसको आप याद कर लेंगे तो इस चैप्टर को समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें और भी क्या बताया गया है। कालांतरेण पाटलिग्रामा एवं पाटलिपुत्रम इति कथिता, कहते हैं कि पटना जो पहले पाटलिग्राम था वो पाटलिपुत्र में बदल गया। मतलब इसका नाम का मतलब कालांतर हो गया, मतलब समय के अनुसार परिवर्तन हो गया। सबसे पहले इसका नाम पाटलिग्राम था, जो बदल करके पाटलिपुत्र हो गया, पाटलिपुत्र कहा जाने लगा। चंद्रगुप्त मौर्य से काले अस नगर शोभा रक्षा व्यवस्था च अति उत्कृष्ट आसित इति यूनान राजदूत मेगास्थानी स्व संस्मरणेषु निरूपयति, कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य काल के समय में इस नगर का जो शोभा और रक्षा व्यवस्था थी वह बहुत अच्छी थी। ऐसा यूनान के राजदूत मेगास्थनीज ने अपने संस्मरण ग्रंथ में कहा है कि जब चंद्रगुप्त मौर्य काल जब था और जब पटना पे उनका शासन था तो पाटलिपुत्र का जो रक्षा व्यवस्था था वह बहुत ही उत्कृष्ट था, बहुत ही अच्छा था। ऐसा यूनान के राजदूत मेगास्थनीज ने अपने संस्मरण ग्रंथों में लिखा है या बताया है। असनग्रस वैभवम प्रियदर्शिना सुख समय सुतराम समृद्धम, कहते हैं कि इस नगर का जो वैभव है प्रियदर्शिना, जिसको सम्राट अशोक को कहा जाता है, अशोक के समय यह और अच्छी हो गई। मतलब जो रक्षा व्यवस्था था या जो भी उससे मतलब पाटलिपुत्र के लिए अच्छा हो सकता था वो और भी बेहतर हो गया था। किससे? जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो सुविधाएं थी उससे अच्छा सुविधाएं कब हो गई? अशोक के समय में हो गई थी। मेगास्थनीज ने अपने संस्मरण ग्रंथों में यह भी बताया है कि ये जो पाटलिपुत्र शहर था वो एक अभेद किला की जैसा था। मतलब इसका इतना अच्छा रक्षा व्यवस्था था कि इसको कोई भेद नहीं सकता था। मतलब दुश्मन से बचाव के लिए इसका इतना उत्तम प्रबंध किया गया था। चलिए इस स्लाइड में भी मैं आपके लिए कुछ कठिन शब्दों को रखा हूं जिसको आप नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि इस चैप्टर को आपको समझना आसान हो जाएगा। तो चलिए उस शब्द को देख लेते हैं। कालांतरेण, जिसका अर्थ होता है समय बीतने पर। अगला जो शब्द है अति उत्कृष्ट आसित इति, जिसका अर्थ होता है अत्यंत उत्कृष्ट। अगला शब्द है सूत्राम, जिसका अर्थ होता है और अधिक। उसके बाद जो शब्द है स्व संस्मरण नेसु, मतलब संस्मरणों में जो स्वयं के विषय में जो लिखते हैं उसको कहा जाता है। और जो पांचवा शब्द है निरूप्यति, जिसका अर्थ होता है वर्णन करना। इस आप कठिन शब्दों को नोटबुक में लिख लेंगे, इसको याद कर लेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। चलिए आगे देखते हैं कि इसमें और क्या आगे बताया गया है। बहुकालम पाटलिपुत्रस प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रवर्तित इति राजशेखरा स्व काम मीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथे सादरम स्मृति, कहते हैं कि बहुत काल पहले, मतलब बहुत समय पहले पाटलिपुत्र प्राचीन मतलब सरस्वती का घर था। मतलब पुराने समय में पटना शिक्षा का केंद्र था, ऐसा कहिए। ऐसा राजशेखर अपने काम मीमांसा नामक ग्रंथ में कहते हैं। और कुछ और बताते हैं कि यहाँ जो शिक्षा व्यवस्था थी उससे शिक्षित होकर के पढ़ करके कुछ ऐसे नाम हैं जो आज पूरे दुनिया में चर्चित हैं, हर कोई जानता है। उसमें से अत्रो पर वर्षा भी पानी पिंगला भी व्याडी बड़े रुचि पतंजलि ई परीक्षिता ख्यातिम उपजगु। मतलब इस ग्रंथ में राजशेखर बताते हैं कि उपवर्ष जो एक मतलब बहुत विद्वान थे, पढ़े लिखे थे, शिक्षित थे। दूसरा पाणिनि, आप जानते हैं संस्कृत व्याकरण के रचनाकार हैं। पिंगल, व्याडी, बररुचि और पतंजलि जैसे विद्वानों ने प्रसिद्धि प्राप्त की है। कहां से? पाटलिपुत्र से, क्योंकि प्राचीन समय में पाटलिपुत्र शिक्षा का भी केंद्र था, जो राजशेखर ने इसको सरस्वती का कुल गृह कहा है। मतलब सरस्वती का केंद्र बताया है। और इस केंद्र से पुनः हम उस विद्वान का नाम आपको बताते हैं जो यहां से मतलब पढ़ करके विद्या प्राप्त करके और ख्याति प्राप्त की है, जिनमें है उपवर्ष।
दूसरा नाम है पाणिनि, तीसरा नाम है पिंगल, अगला नाम है ब्याडी, बररुचि और पतंजलि। पतंजलि आज आप नाम एक सुनते होंगे, ब्रांड सुनते होंगे, तो एक नाम आपको याद आता होगा रामदेव बाबा। लेकिन रामदेव बाबा वो एक के मतलब उनके शिष्य हैं, उनके अनुयायी हैं, उनके शिक्षा को मानने वाले हैं। जो असल में जो ऋषि हैं उनका नाम है पतंजलि, जो 2500 पहले मतलब थे और वो पाटलिग्राम से, पाटलिपुत्र से शिक्षा प्राप्त किए थे। चलिए इस स्लाइड को हम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि और क्या आगे बताया गया है। कतिपयोषि प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराण आदिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरम पुष्पुरम कुसुमपुरम वा प्राप्यते। कहते हैं कि कुछ प्राचीन ग्रंथों में, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में, पुराण आदि में पाटलिपुत्र का और भी नाम बताया गया है। और भी क्या नाम बताया गया है? जैसे पुष्पुरम, पाटलिपुत्र का नाम पुष्पुर भी था। मतलब पुष्प मतलब फूल होता है ना, मतलब पुष्पुर। अगला नाम था कुसुमपुर, कुसुम का ही मतलब फूल ही होता है और ऐसा नाम वहां पे प्राप्त होता है। तो याद करेंगे सबसे पुराना जो प्राचीन नाम था वह पाटलिग्राम था, पाटलिग्राम से पाटलिपुत्र हुआ। उसके बाद कुछ और नाम मिल रहे हैं जिसमें से दो नाम और है, पुष्पुर और कुसुमपुर। ऐसा प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में और पुराण आदि में मिलता है। आगे क्या है? अनेन ज्ञायते यत् नगरस्य अस्य समीपे पुष्पानाम बहुल उत्पादनम भवति स्म। कहते हैं कि ऐसा इसलिए ज्ञात होता है कि पाटलिपुत्र के समीप फूलों का बहुत ज्यादा उत्पादन होता था। इस कारण से इस ग्राम का, इस नगर का, इस स्थान का नाम पुष्पुर या कुसुमपुर रखा गया है, क्योंकि पुष्पानाम मतलब फूलों का, है ना, बहुत बड़ा उत्पादन होता था। मतलब यहाँ पे खेती होती थी, ऐसा प्रतीत होता है, जैसा कि पुराण आदि संस्कृत ग्रंथों में बताया गया है। और भी एक तथ्य बताया जाता है कि हो सकता है कि प्राचीन समयों में पटना से फूलों का कहीं दूसरे जगह भेजा जाता हो, निर्यात आयात किया जाता हो। इस कारण से इस जगह का, पाटलिग्राम का, पाटलिपुत्र का नाम जो है पुष्पुर और कुसुमपुर रखा गया होगा। चलिए इस स्लाइड में भी आपके लिए मैं कुछ शब्द जो कठिन है रखा है, उसको भी आप याद कर लेंगे। चलिए उसको मैं बताता हूं और याद करेंगे। आपको ये सारे जो कठिन शब्द हैं नोटबुक में लिखना है ताकि आपको समझने में आसानी हो। कतिपयेषु जिसका अर्थ होता है कुछ में, नामांतरम जिसका अर्थ होता है दूसरा नाम मतलब बदला हुआ नाम, प्राप्यते जिसका अर्थ होता है मिलता है, और अनेन जिसका अर्थ होता है इससे, और अगला जो शब्द है बहुल उत्पादनम, बहुल उत्पादनम मतलब बहुत अधिक उत्पादन। चलिए ये शब्द आप लिख लेंगे। इसके बाद हम अगला स्लाइड देखते हैं और इसमें क्या बताया गया है पाटलिपुत्र के विषय में, पाटलिग्राम के विषय में। इसको देखते हैं। कहा जाता है कि पाटलिपुत्रम इति शब्दो अपि पाटल पुष्पानाम पुतलिका रचनाम आश्रित प्रचलिता। कहते हैं कि पाटलिपुत्र जो शब्द आप सुन रहे हैं वो पाटल पुष्प से, मतलब पाटल पुष्प का जो पुतली होता है, जिसको आप क्या कहेंगे, टहनी कह सकते हैं, उससे ये उत्पन्न हुआ है। मतलब उसका आश्रय लेकर के उत्पन्न हुआ है। और पाटल पुष्प का मतलब होता है गुलाब का फूल। पाटल का मतलब क्या होता है? गुलाब का फूल। मतलब गुलाब के फूल से ये प्रचलित हुआ है। इति महान समारोह शरत काले नगरे अस्मिन कमोदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अति प्रचलित। कहते हैं कि शरत काले मतलब जो जाड़ा का मौसम जो स्टार्ट होता है, उस समय इस नगर का एक बहुत बड़ा महोत्सव होता था जिसका नाम है कमोदी महोत्सव, जो गुप्त शासन काल में बहुत प्रचलित था। कमोदी महोत्सव जो पटना में, पाटलिपुत्र में, पाटलिग्राम में मनाया जाता था, जो शरद काल में मनाया जाता है, ये बहुत प्रचलित था। मतलब धूमधाम से इसको लोग मनाते थे। तत्र सर्वे जना आनंद मंगना अभुवन। कहते हैं कि वहां के जो सभी लोग थे, जितने लोग थे, वो आनंद से झूम उठते थे जब ये त्योहार आता था, मतलब कमोदी महोत्सव आता था। कमोदी भी एक फूल का ही नाम है। संजोग देखिए कि पाटलिग्राम एक ऐसा मतलब शहर है, एक ऐसा नगर है जिसका मतलब शुरू से अंत तक फूल से ही मतलब रिलेशन रहा है, संबंध रहा है। संप्रति दुर्गा पूजा अवसरे तादृश एवं समारोह दृश्यते। कमोदी
कौमुदी महोत्सव एक ऐसा त्योहार था जैसे आज हम लोग कैसे दुर्गा पूजा का त्योहार मनाते हैं, सेम उसी तरह से आज भी मतलब कौमुदी महोत्सव को हम लोग मनाते हैं दुर्गा पूजा की तरह। मतलब दोनों जो त्योहार है एक दूसरे से मिलता जुलता है। प्राचीन कालों में हम कौमुदी महोत्सव मनाते थे, आज हम दुर्गा पूजा त्योहार मनाते हैं। और दोनों त्योहार एकदम बिल्कुल सेम है और सेम टाइम पे मतलब शरद काल के समय में मनाया जाता है। आप यहाँ चित्र में भी देख रहे होंगे, ये कौमुदी महोत्सव का मैंने चित्र लगाया है। इस तरह से लोग प्रसन्नचित होकर के त्योहार को मनाते थे। और इधर दुर्गा पूजा का मैंने लगाया है, जो एक पंडाल है जिसमें दुर्गा जी का मतलब फोटो स्मृति लगा हुआ है। तो इस तरह से पाटलिपुत्र के पाटली ग्राम के लोग मतलब त्योहारों को मनाते थे। चलिए इस स्लाइड में भी कुछ शब्द है जो कठिन शब्द है, आपके लिए मैंने लिखा है, इसको भी लिख लेंगे। जिसका अर्थ पुतलिका रचना आश्रित, जिसका अर्थ होता है पुतलियों की रचना के आधार पर, मतलब जो फूल का टहनी होता है जो फूल से लगा होता है उसको बोला जाता है। शरद काले मतलब शरद ऋतु में, आनंद मंगना जिसका अर्थ होता है खुशी में डूबे हुए। और अगला शब्द है संप्रति जिसका अर्थ होता है आजकल। और अगला एक और शब्द है तादृश जिसका अर्थ होता है वैसा। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि आपको ये स्लाइड पे जो आप देख रहे हैं ये आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा हो सकता है आपको समझने में कठिनाई हो क्योंकि ये संस्कृत है। पुराने जमाने में हमारे दादा के दादा संस्कृत बिना पढ़े हुए बोलते थे, लेकिन आज का समय है हम शिक्षित हैं बट संस्कृत नहीं बोल पाते हैं, यही फर्क है। पहले लोग अशिक्षित थे संस्कृत बोलते थे, आज लोग शिक्षित हैं संस्कृत नहीं बोलते हैं। तो आपको संस्कृत अच्छा से पढ़ना है, समझना है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। इस स्लाइड में भी बहुत कुछ है, मैं आपको व्याकरण नहीं बताऊंगा, इससे संबंधित प्रश्न उत्तर ही बताऊंगा जो आपको मैट्रिक के बोर्ड के परीक्षा में पूछेगा ही पूछेगा। अगला है काल चक्रवशात तद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्षसहस्त्र परिमिताम जीर्णताम अभवत्। कहते हैं काल चक्रवशात मतलब जैसे जैसे समय बीतता गया है ना, मध्यकाल में पाटलिपुत्र मतलब हजारों वर्ष तक ये जीर्णशीर्ण अवस्था में था। मतलब जो पाटलिपुत्र है यह मध्यकाल के समय में हजारों साल तक मतलब खराब स्थिति में था। जीर्णशीर्ण मतलब कहते हैं टूटा फूटा स्थिति में था, इसका विकास अच्छा नहीं हो रहा था बल्कि और पतन हो रहा था। तथापि तस् संकेता निकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षस आदिषु लभ्यते, जिसका संकेत अनेक संस्कृत ग्रंथों मिलता है। एक संस्कृत ग्रंथ है जिसका नाम है मुद्रा राक्षस। इस ग्रंथ में मतलब पाटलिपुत्र के विषय में बताया गया है कि लगभग मध्यकाल के समय में 1000 साल तक ये पटना की स्थिति अच्छी नहीं थी। असनग्र समुदारो जाता, मुगल वंशकाले असनग्र समुदारो जाता। इसके बाद फिर मुगल का जब समय आया मुगल काल का, तो इस नगर का मतलब उद्धार होना शुरू हुआ, मतलब विकास होना शुरू हो गया। अंग्रेज शासन काले च पाटलिपुत्र सुत्राम विकास हो जाता। और मुगल काल के बाद जब हमारा देश गुलाम हुआ, अंग्रेजों का शासन स्थापित हुआ, तो उस समय हमारे देश में जो पाटलिपुत्र जो मतलब पूरे देश का एक राजधानी हुआ करता था, उसका विकास और तेजी से हुआ। मतलब ये कहें कि पाटली ग्राम का, पाटलिपुत्र का, कुसुमपुर का, पुष्पपुर का, जितना भी आप नाम ले लें, सबसे ज्यादा अगर विकास हुआ है तो अंग्रेजों के समय में हुआ है। मैंने आपके लिए एक डायग्राम भी यहाँ पे दिखाया है कि जब गुप्त काल था, चंद्रगुप्त मौर्य काल था, तो ये बहुत अच्छी स्थिति में थी। फिर मध्यकाल में ये देख रहे हैं आप, ये काला वाला भाग, मतलब इसकी स्थिति बहुत खराब हो गई और ये लगभग 1000 सालों तक के ये स्थिति में रहा। जैसे ही ये समय समाप्त हुआ और जब हमारे देश पर मुगल का और अंग्रेजों का जब शासन काल आया, तो फिर पाटलिपुत्र का विकास बहुत तेजी से हुआ, जो आप ग्रीन में आप ये डायग्राम में देख रहे हैं कि इस तरह से विकास हुआ। तो चलिए इस स्लाइड में ही मैंने कुछ आपके लिए कठिन शब्द प्रयोग किया है। मैंने प्रत्येक स्लाइड में आपके लिए कठिन शब्द प्रयोग किया है ताकि आप इसको आसानी से समझ सकें। तो चलिए उन शब्दों को पुनः देख लेते हैं। शब्द है काल चक्रवशात, जिसका अर्थ होता है समय के चक्र के कारण, मतलब समय जैसे जैसे बढ़ता है उसको हम लोग चक्र कहते हैं। वर्षसहस्त्र परिमिता मतलब हजारों वर्षों तक। अगला शब्द है जीर्णताम अभवत्, जिसका अर्थ होता है जर्जर का अनुभव किया, मतलब जीर्ण शीर्ण टूटा फूटा अवस्था। अगला शब्द है समुदारो, जिसका अर्थ होता है
पुनरुद्धार या सुधार या विकास जिसको आप कह सकते हैं। अगला शब्द है आंग्ल शासन काले, मतलब अंग्रेजों के शासन काल में। ऐसा ये कठिन शब्द है जिसको आप अपने नोटबुक में लिख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी देखते हैं कि पाटलिपुत्र के विषय में इस चैप्टर में क्या बताया गया है जो आपके परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण होंगे। नगरम इदम मध्यकाले पटनेति नामना प्रसिद्धम अगाध, कहते हैं कि इस नगर में मध्यकाल में पटना है ना नाम से प्रसिद्ध हुआ। पटना मतलब जब मुगल का शासन आया, जब अंग्रेजों का शासन आया तो ये पाटलिपुत्र, पाटलीग्राम, कुसुमपुर और पुष्पपुर से नाम बदल करके ये पटना नाम हो गया। और ये पटना किससे बना है? पटन से। ठीक है। अयम च शब्द पटना मिति शब्दात निर्गता, और ये जो पटना शब्द है किससे निकला हुआ शब्द है? पतन से। किससे निकला हुआ है? पतन से। आप याद रखेंगे नगरस पालिका देवी पटन देवी इति अद्यपि पूज्यते। और इस नगर में, इस शहर में एक पालिका देवी हैं जो पटना शहर की रक्षा करती हैं, जिनको हम लोग पटन देवी कहते हैं, जिनका आज भी पूजा होता है। इन्हीं के विषय में कहा जाता है कि पटना शहर का इतिहास लगभग 2500 साल पहले का है। बहुत से राजा आए, महाराजा आए, शासन किए, चले गए, लेकिन पटना, पाटलीग्राम, पाटलिपुत्र आज भी अपने अस्तित्व को बचाए हुए है। और पटना शहर आज की डेट में पूरे बिहार का राजधानी है। पहले पूरे देश का राजधानी हुआ करता था, आज राज्य का राजधानी है। जहां पे एक देवी मंदिर है पटन देवी, जिसका नाम ही पटना से, मतलब पटन से ही पटना निकला है, जिनकी पूजा उस जमाने से आज तक चली आ रही है। अगर आप पटना जाएं तो पटन देवी का दर्शन जरूर करें। चलिए अब इस स्लाइड में भी कुछ मैंने शब्द, कठिन शब्द दिया है, लेकिन सबसे पहले पुनः आप देख लेंगे, मैं स्लाइड में दिखाया हूं। पतन जिसका अर्थ होता है बंदरगाह। जिस प्रकार से रेलवे स्टेशन होते हैं, बस स्टैंड होते हैं, उसी प्रकार से समुद्र के किनारे जहां पे पानी के जहाज ठहरते हैं उसको बंदरगाह कहा जाता है या पतन कहा जाता है। तो पहले मैं बताया कि पटना शहर मतलब पाटलिपुत्र के आसपास फूलों का उत्पादन बहुत ज्यादा होता था, और यहाँ से फूल कहीं दूसरे जगह भेजे जाते थे, मतलब निर्यात किए जाते थे, जिस कारण से ही उसका नाम पतन पड़ा है, यानी पटन पड़ा है। उससे पतन से पटना बदल करके नाम हुआ, और पटन से बदल करके पटना शब्द बना, जो आज हम लोग के सामने है। और ये मध्यकाल के बाद शुरू हुआ, मतलब मुगल काल और अंग्रेज का जब समय आया उस समय पटना शहर शब्द विकसित हुआ, जो सबसे पहले पतन, उसके बाद पटन, उसके बाद पटना। चलिए इस स्लाइड में जो कठिन शब्द है जो आपके लिए मैंने लिखा है उसको आप लिख लेंगे अपनी नोटबुक में। पहला शब्द है आगात, जिसका अर्थ होता है गया या प्रसिद्ध हुआ। अगला शब्द है निर्गता, जिसका अर्थ होता है निकलता है। अगला शब्द है पालिका, जिसका अर्थ होता है रक्षिका यानी पालन करने वाली। अगला शब्द है अद्यपि, जिसका अर्थ होता है आज भी। और इस स्लाइड में अंतिम शब्द जो कठिन शब्द है वह है पूज्यते, जिसका अर्थ होता है पूजी जाती है, जो पटन देवी के रिलेटेड ये शब्द है। चलिए अगला स्लाइड देखते हैं और फिर इसमें देखते हैं कि यार क्या बतलाया गया है। संप्रति पाटलिपुत्रम पटना नाम नगरम अति विशालम वर्तते, कहते हैं कि जैसे जैसे समय गुजरता गया पाटलिपुत्र, जिसका आज पटना नाम से जाना जाता है, यह अति विशाल है, बहुत मतलब बहुत बड़ा शहर हो गया है पटना। बिहारस राजधानी अस्ति, जो बिहार राज्य की राजधानी है। पटना शहर आज के डेट में बहुत बड़ा शहर है, और अगर मैं कहूं तो पूरे भारत में ये 7वां स्थान पे आता है। मतलब इससे पूरे भारत में 6 बड़े शहर हैं, उसके बाद 7वां स्थान पे पटना का ही नाम आता है, जो हमारे राज्य बिहार की राजधानी है, जो बहुत विशाल हो चुका है। अस्य उत्तरस्याम दिशि गंगा नदी प्रवहति, इस शहर के उत्तर दिशा में आप पटना जाएंगे तो देखेंगे कि एक नदी है जो गंगा नदी जिसको कहते हैं, जो भारत की पवित्र नदी है, वह बहती है, और उसी किनारे पे पटना नगर बसा हुआ है। तस्याः ऊपरी गंगा सेतु नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतमः सेतु किंच रेल यान सेतु अपि निर्मयान वर्तते, कहते हैं कि इसके ऊपर एक गांधी सेतु ब्रिज बना हुआ है, पुल बना हुआ जिसको कह सकते हैं, जो एशिया महादेश का, हम लोग जिस महादेश में रहते हैं उस महादेश का नाम है एशिया महादेश, और इस महादेश में
सबसे बड़ा अगर पुल है तो वह गांधी सेतु है, जो आपके पटना शहर में गंगा नदी के ऊपर बना हुआ है। और भी इसके ऊपर कहा जा रहा है कि रेल का पुल निर्माण किया जा रहा है, लेकिन मैं बता दूं कि आज के डेट में वो पुल बन करके रेडी है, जिसके ऊपर से रेल गुजरते हैं। ये जब किताब में लिखा गया होगा उसमें बन रहा होगा, इसलिए ऐसा लिखा गया है। लेकिन आज के डेट में गंगा के ऊपर पटना में रेल का पुल ही बना हुआ है, जिससे रेल आती जाती है, मतलब गुजरती है। आप यहाँ पे डायग्राम में भी देखेंगे, मैंने आपके लिए चित्र भी लगाया है कि कैसे इस तरह से पुल बना हुआ है। और उसके नीचे आप देख रहे हैं, ये ब्लू में गंगा नदी बह रही है, जो पटना शहर के किनारे पे है। गाड़ियां जा रही हैं, है ना। जो एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल है, जिसको याद कर लेंगे, गांधी सेतु बोलते हैं, और ये परीक्षा में अक्सर पूछता है। चलिए, इस स्लाइड में ही मैंने कुछ कठिन शब्द आपके लिए रखे हैं, जो आप नोटबुक में लिखें। तो पहला शब्द है अति विशालम, जिसका अर्थ होता है बहुत बड़ा, बहुत विशाल। अनुदिनम, जिसका अर्थ होता है प्रतिदिन। अगला शब्द है अस उत्तरेश्याम, मतलब इसके उत्तर में। अगला शब्द है दीर्घतमा, जिसका अर्थ होता है सबसे लंबा। और इसमें अंतिम शब्द है निर्णय मानव, मतलब बन रहा है, जो रेल पुल के संबंध में कहा गया था, लेकिन ऐसा नहीं है, अब रेल पुल बन चुके हैं आज के डेट में। चलिए अगला स्लाइड देखते हैं, और इसमें भी क्या बताया गया उसके विषय में हम लोग जान लेते हैं। अस्मिन नगरे अस्मिन उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलगृहम, तारामंडलम, जैविक उद्यानम, मौर्य कालिका अवशेषा, महावीर मंदिरम इत्यते दर्शनीय संति। कहते हैं कि इस नगर में, है ना, मतलब पाटलिपुत्र में उत्कृष्ट संग्रहालय है, जहां पे प्राचीन सारे चीजों को इकट्ठा करके एक जगह रखा गया है। दूसरा क्या है, उच्च न्यायालय है, जिसको हम लोग हाई कोर्ट कहते हैं, ये पटना में ही है। सचिवालय है, जहाँ पे पूरे मतलब राज्य का शासन चलता है, वहीं से सारे मंत्रीगण, ये मुख्यमंत्री, सारे मतलब जितने मंत्रालय होते हैं उसका वहां से कंट्रोलिंग होता है। अगला है गोल गृहम, जो अंग्रेज के जमाने में ये बना था, जिसमें अन्न भंडार रखा जाता था, लेकिन आज के दिन में ये दर्शनीय है, देखने योग्य है। तारामंडल, जहाँ पे मतलब खगोल, मतलब हम जो रात में कैसे सूर्य को, तारा को देखते हैं, वहां पे मतलब इसमें दिखाया जाता है, आप जाएंगे जरूर देखेंगे। जैविक उद्यान मतलब चिड़िया खाना है, जहाँ पे पशु पक्षी सारे रखे हुए हैं, आप वहां पे देख पाएंगे। और मौर्य कालिक अवशेष, जब मौर्य काल का समय था, जो उसका आज भी अवशेष यहाँ पे आप देख सकते हैं। महावीर मंदिर, जो पटना रेलवे स्टेशन के जस्ट बगल में है। ये सारे जो मैं नाम लिया, ये दर्शनीय है, जो पाटलिपुत्र में है, पटना में है। अगर आप पटना जाएं तो इन सारे जगहों पे आप घूम सकते हैं, इनके विषय में जानकारी ले सकते हैं। आगे क्या कहता है, प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदाय पूजनीयम स्थलम दशम गुरु गोविंद सिंह जन्म स्थानम गुरुद्वारे इति नामना प्रसिद्धम वर्तते। कहते हैं कि प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थल हैं। सिख संप्रदाय के क्या हैं, पूजनीय स्थल हैं। 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है, जो गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। पटना गुरु गोविंद सिंह जो सिख संप्रदाय के 10वें गुरु हैं, उनका जन्म पटना शहर में ही हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसका मतलब स्थान है गुरुद्वारा जिसको कहते हैं। यह भी दर्शनीय स्थल है। पाटलिपुत्रम प्राचीन कला अद्यावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवम धारयति। कहते हैं कि पाटलिपुत्र मतलब पटना प्राचीन कालों से आज तक अपने वैभव को विभिन्न क्षेत्रों में धारण किए हुए है। मैंने चित्र में भी दिखाया है, गोलघर है जहां आप देख सकते हैं, उच्च न्यायालय है, तारामंडल है ना, ये गुरुद्वारा है जहां पे आप देख सकते हैं, घूम सकते हैं। चलिए इस स्लाइड में भी कुछ आपके लिए कठिन शब्द है जो मैंने लिखा है, तो उसको भी जान लेंगे। गोल गृह, जिसका अर्थ होता है गोल घर, मतलब घर ही ऐसा है जो गोल है, जो गांधी मैदान के बगल में है, आप जस्ट जाकर देख सकते हैं। जैविक उद्यानम, जिसका अर्थ होता है चिड़ियाघर। अवशेषा, जिसका अर्थ होता है बचे हुए हिस्से। और अद्यावधि, जिसका अर्थ होता है आज तक। और संकलित रूपेण, जिसका अर्थ होता है एकत्रित रूप से, मतलब संग्रह करके रखे गए हैं। चलिए अगला स्लाइड देखते हैं। अगला स्लाइड में अब आ गया है ग्रामर से संबंधित, जिसको हम लोग समझेंगे, लेकिन मैं आपको संक्षिप्त में पुनः बता दूं कि अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे, जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभवम, मतलब पाटलिपुत्र मतलब पटना के विषय में जो उसका जो वैभव है, उसका जो विशालता है, महानता है, जो प्राचीन काल से आज तक अवस्थित है,
उसके विषय में हम लोग जान रहे थे। कहा जाता है कि पटना एक ऐसा शहर है जो 2500 सालों से आज तक अपने महत्व को खोया नहीं है। और सबसे बड़ी विशेषता यही होती है कि जिस चीज की विशेषता हमेशा बनी रहती है उसका इतिहास में नाम दर्ज हो जाता है। तो आज हमारा जो पटना शहर है वो ऐतिहासिक है, प्राचीन है, दर्शनीय है। तो चलिए अब हम लोग कुछ इस चैप्टर में जो ऐसे शब्द हैं जो व्याकरण के रूप में प्रयोग किए गए हैं, मैंने आपके लिए यहाँ पे रखा है। तो चलिए इसको भी हम लोग जान लेते हैं। तो हम लोग अभी सबसे पहले जानेंगे संधि विच्छेद। संधि विच्छेद मैंने पिछले चैप्टर में ही पढ़ाया था। संधि विच्छेद जहां पे दो शब्दों के वर्णों के विच्छेद के माध्यम से अलग अलग किए जाते हैं उसको संधि विच्छेद कहते हैं। तो जो पहला शब्द है पाठेऽस्मिन्, अगर इसको हम संधि विच्छेद करेंगे तो दो शब्द बनेगा पाठे और अस्मिन्। अगला शब्द है नगरेषु अन्यतम, मतलब इसको हम अलग अलग करेंगे तो बनेगा नगरेषु अन्यतमम्। ठीक है। अगला शब्द है ग्रामो अयम, इसको अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा ग्रामा जोड़ अयम। अगला शब्द है तद विषय, इसको अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो तत् जोड़ विषय। अति उत्कृष्ट आसित इति, ये तीन शब्दों से बना है। अति उत्कृष्ट जोड़ आसित जोड़ इति, क्योंकि संस्कृत में समस्त पद बनाए जाते हैं, मतलब कई शब्दों को मिला करके एक शब्द बनाया जाता है। इसी कारण से संधि विच्छेद की आवश्यकता पड़ जाती है, समास की आवश्यकता पड़ जाती है, क्योंकि जब हम शब्दों को अलग अलग कर लेते हैं तो उसको पढ़ने में और समझने में आसानी होती है। अगला शब्द है आत्रोपवर्ष, इसका संधि विच्छेद अगर करें तो आत्र जोड़ उपवर्ष। अगला शब्द है शब्दों अपि, जिसको अगर हम संधि विच्छेद करें तो शब्द जोड़ अपि होगा। पटनेति, अगर इसको हम संधि विच्छेद करेंगे तो दो शब्द निकलेगा पटना जोड़ इति। अगला शब्द है चास्ति, अगर हम इसको संधि विच्छेद करेंगे तो इसका संधि विच्छेद होगा चा जोड़ अस्ति। अगला शब्द है दर्शनार्थमायन्ति, अगर इसको हम अलग अलग करेंगे तो दर्शनार्थम जोड़ आयन्ति। चलिए अब कुछ प्रकृति प्रत्यय है, मतलब जो संस्कृत का जो मूल शब्द होता है उसको हम लोग प्रकृति प्रत्यय कहते हैं। और संस्कृत में जो शब्द बनते हैं उसमें अलग अलग मतलब चीजों से मिलकर के बनते हैं। कुछ उपसर्ग होते हैं, कुछ धातु होते हैं, कुछ प्रत्यय होते हैं, इससे मिलकर के संस्कृत शब्द बनते हैं। तो उसके हम मूल को जानेंगे। तो पहला जो शब्द है शुरूयते, अगर हम इसको मूल शब्दों को जाने, मूल रूपों को जाने तो पहला है शुरू जो एक धातु है, दूसरा है यक जो प्रत्यय है, और तीसरा भी जो है ट है जो लकार प्रत्यय है। इन तीनों को मिला करके बना है एक शब्द जिसको समस्त पद कहेंगे शुरूयते। ठीक है। अगला शब्द है स्थिता, इसमें भी दो शब्द है, आस्था जो धातु है, अक्ता जो प्रत्यय है, जो पिछले मतलब चैप्टर में मैंने बताया था कि अक्ता जो प्रत्यय है भूतकालिक है जो बीते हुए समय को दर्शाता है। अगला शब्द है समागत, इसमें भी सम जोड़ आ जोड़ गम जोड़ अक्ता। मैं बताता हूं, आ एक उपसर्ग है, सम एक उपसर्ग है, आ भी उपसर्ग है, गम धातु है और अट प्रत्यय है। अगर ये चारों को मिलाएंगे तो एक शब्द निकलेगा जो है समागत। अगला शब्द है कथितम, ये भी दो शब्दों से मिलकर के बना है। कथ जो अक्त, कथ धातु है मतलब मूल शब्द है, और अक्त प्रत्यय है। अगला शब्द है आक्रांतम, ये भी तीन मूल शब्दों से बना है। आ जो एक उपसर्ग है, क्रम जो एक धातु है, और अक्त एक प्रत्यय है। अगर इसको तीनों को मिलाएंगे तो एक शब्द बनेगा आक्रांतम। अगला शब्द है ज्ञायते, मतलब ज्ञा जोड़ एक धातु है, ज्ञा उपसर्ग ज्ञा धातु है और यक भी धातु है और ते प्रत्यय है, मतलब ये तीन से मिला है। निर्गता, नीर एक उपसर्ग है, गम एक धातु है और अक्त प्रत्यय है। अगर तीनों को हम मिलाएंगे तो एक शब्द मिलेगा निर्गता। अगला शब्द है पूज्यते, इसमें पूज्य जो धातु है, यक प्रत्यय है और ते भी प्रत्यय है। इसको मिलाएंगे तो जो शब्द बनेगा वो बनेगा पूज्यते। अगला शब्द है संकलितम, इसमें सम उपसर्ग है, कल जो धातु है और अक प्रत्यय, अगर तीनों को मिलाएंगे तो एक शब्द बनेगा संकलितम। अंतिम प्रत्यय दर्शनीयम, जो दृश्य एक धातु है और अनियर प्रत्यय दोनों को मिलाएंगे तो जो शब्द बनेगा ये बनेगा दर्शनीयम। ये क्या थे? प्रकृति प्रत्यय थे, मतलब जो संस्कृत के जो मूल शब्द होते हैं वो थे। खास करके जितने भी संस्कृत के शब्द बनते हैं उसमें खास करके उपसर्ग, प्रत्यय और धातु, ये तीन चीज मिलते हैं तो एक शब्द का निर्माण
होता है। चलिए अगला शब्द देखेंगे, ये भी व्याकरण से ही रिलेटेड है और ये समास है, मतलब समास विग्रह। समास और संधि में थोड़ा सा फर्क जान लीजिए, मैं बताता हूं। संधि जहां पे वर्णों का संयोग होता है, वर्णों का विच्छेद होता है, और समास में शब्दों का होता है जिसको पद कहते हैं, संयोग होता है या फिर विच्छेद होता है। तो हम लोग यहाँ पे समास जानने वाले हैं, मतलब शब्दों का विग्रह जानने वाले हैं। तो चलिए देखेंगे, एक शब्द है पाटलिपुत्र वैभवम, जो हमारा चैप्टर का ही नाम है। इसका हम अगर समास करें, समास विग्रह करें तो होगा पाटलिपुत्रस्य वैभवम, मतलब पाटलिपुत्र षष्ठी विभक्ति है। आप शब्द पढ़ेंगे, आप विभक्ति पढ़ेंगे, आप कारक पढ़ेंगे, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। जब ये चैप्टर पढ़ाऊंगा तो आपको आसानी समझ में आएगा। इसको हम अगर विभाजन करेंगे, मतलब विग्रह करेंगे, तो पाटलिपुत्र मतलब पाटलिपुत्र का, पटना का, वैभव मतलब महानता, जो षष्ठी तत्पुरुष में आता है। अगला शब्द है राजधानी नगरम, जिसका अर्थ अगर विग्रह करेंगे तो होगा राजधानिया नगरम, यह भी षष्ठी तत्पुरुष का है। काल चक्र बसात, कालस चक्रम तस बसात, मतलब यह भी षष्ठी तत्पुरुष का समास विग्रह है। सरस्वती कुल गृहम, सरस्वत्या कुल गृहम, यह भी षष्ठी तत्पुरुष का है। और जहां पे षष्ठी षष्ठी आ रहा है, वहां पे जो अर्थ बनता है वो काके की बनता है या फिर रारे री में आता है। जैसे सरस्वत्या मतलब सरस्वती की, कुल गृहम मतलब क्या कहेंगे, कुल का मतलब घर कहेंगे, वंश का घर कहेंगे, मतलब शिक्षा का घर कहेंगे। ठीक है, तो इस अर्थ में लिया गया है। पांचवा शब्द है महानगरम, अगर इसको हम समास विग्रह कहेंगे तो महान च तत् नगरम, ये कर्मधारय है। और पिछले चैप्टर में भी मैंने बताया था कि कर्मधारय समास उसको कहते हैं जिसमें विशेषण का बोध हो, विशेषता का बोध हो। जैसे महान च तत् नगरम, मतलब नगर तो है लेकिन महान है, मतलब विशेषता यहाँ पर प्रकट हो रहा है, इसलिए इसको कर्मधारय समास में रखा जाता है। रक्षा व्यवस्था, रक्षाया व्यवस्था, मतलब षष्ठी तत्पुरुष समास का ये विग्रह है। पुष्पुरम, पुष्पाणाम पुष्पाणाम पुरम, मतलब ये भी षष्ठी में है, मतलब पुष्पाणाम मतलब फूलों का, मतलब यहाँ पे जैसे ही षष्ठी आ जाएगा तो आप समझ जाइएगा कि काके की का अर्थ लग रहा है। दुर्गा पूजा अवसरे, दुर्गा पूजाया अवसरे, है ना, ये भी षष्ठी में है, दुर्गा पूजा के अवसर पर, है ना, ऐसा अर्थ इसका बनेगा हिंदी में। आंग्ल शासन काले, ये भी षष्ठी में ही है। आंग्ला नाम शासनम तस्य काले, मतलब अंग्रेजों के शासन काल में, इसका क्या बनेगा, अंग्रेजों के शासन काल में। यहां भी देख रहे हैं कि के का अर्थ आ रहा है। और अंतिम शब्द है गोल गृहम, ये भी गोलम च तत् गृहम, मतलब घर कैसा है तो गोल है, घर कैसा है गोल, मतलब विशेषता प्रकट हो रहा है ना। तो जहां पे भी विशेषता का बोध होगा आप समझ जाइएगा वह कर्मधारय समास होगा। तो ये हम लोग समास और समास विग्रह के विषय में जान लिए, जो इस चैप्टर में प्रयोग किए गए हैं। और अब हम लोग चलेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है, हम लोग अंतिम मतलब पॉइंट की ओर चल रहे हैं, और वो है प्रश्नोत्तर। आप गारंटी के साथ ये लिख लीजिए कि मैट्रिक की परीक्षा में इस चैप्टर से प्रश्न पूछता है तो पूछता है। तो जो मैं प्रश्न बताने वाला हूं, उसका आंसर बताने वाला हूं, उसको आप ध्यान से सुनिए, अपने नोटबुक में जरूर लिखिएगा। आपके मैट्रिक के परीक्षा में 100% इससे प्रश्न आएंगे तो आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न है, और एक बात याद रखिएगा, मैं जब भी ये चैप्टर पढ़ाऊंगा तो एक बात याद रखिएगा, संस्कृत पढ़ते हैं लेकिन मैट्रिक की परीक्षा में संस्कृत में क्वेश्चन नहीं पूछता है। इसलिए किताब में जो संस्कृत क्वेश्चन दिए हुए हैं उसका अगर आप याद करेंगे तो उसका हिंदी वर्जन याद करेंगे, ना कि संस्कृत वाला। इसलिए मैंने यहाँ पे सभी हिंदी में प्रश्न का लिखा है, क्योंकि आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे हिंदी में। तो पहला जो प्रश्न है, पटना का इतिहास कितना पुराना है। अभी हम तुरंत पढ़ा रहे थे कि लगभग 2500 वर्ष। पटना एक ऐसा शहर है जो 2500 वर्षों से आज तक कायम है। कितने राजा महाराजा आए और चले गए, कितनों का शासन आया और गया, लेकिन पटना आज भी कायम है गंगा के तट पे। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज कौन था। तो मेगास्थनीज यूनानी राजदूत था जो पटना पाटलिपुत्र में आए थे। अगला प्रश्न है, कूटनीमत काव्य के कवि कौन है। कूटनीमत एक काव्य है, इसका पूछ रहा है कवि कौन है। तो याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा दामोदर गुप्त, इन्होंने ही लिखा है। भगवान बुद्ध ने किस गांव के भविष्य की भविष्यवाणी की थी। भगवान बुद्ध ने
2500 वर्ष पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि ऐसा होने वाला है, जो आज बिल्कुल हो रहा है। और वह है पाटलीग्राम, क्योंकि पटना का सबसे प्राचीन नाम पाटलीग्राम है और यहीं से पटना का अस्तित्व स्टार्ट होता है। मतलब एक छोटा सा गांव था जहां पे बुद्ध भगवान जाया करते थे अपने समय में, और उस समय उसका नाम था, उस गांव का नाम था पाटलीग्राम। याद रखेंगे, पटना की उत्पत्ति पाटलीग्राम से है। अगला जो प्रश्न है, कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? तो इसका जो उत्तर है शरद ऋतु में, है ना। अगला प्रश्न है, अशोक के समय पटना का वैभव कैसा था? अशोक के समय में पटना का वैभव कैसा था? तो अत्यंत समृद्ध, मतलब बहुत अच्छा था। मैं कुछ नाम बता रहा हूं जिसको याद रखेंगे, हो सकता है बदल बदल के आ जाए। यहाँ पे जो इस चैप्टर में चर्चा की गई है वह मौर्य काल की चर्चा की गई है, गुप्त वंश की चर्चा की गई है, मुगल काल की चर्चा की गई है और आंग्ल शासन काल की चर्चा की गई है। इन सारे लोग यहाँ पे शासन किए थे, तो उसी में से अशोक का समय जो था और चंद्रगुप्त मौर्य का जो समय था वो बहुत अच्छा समय था। मतलब पटना का विकास बहुत तेज हुआ था, तो इसका अर्थ होगा अत्यंत समृद्ध। अगला जो शब्द है, पटना शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो पटना शब्द की उत्पत्ति पतन से हुई है। पतन और पतन याद रखिएगा उच्चारण में, यह है पतन, जिसका अर्थ होता है बंदरगाह, जो बाद में यही शब्द बदलकर हो गया पटन, और फिर यही पटन से हो गया पटना, जो आज हम लोग जानते हैं। तो इसका जो उत्पत्ति हुआ है पतन से हुआ है, जिसका अर्थ होता है बंदरगाह। अगला शब्द, सिखों के 10वें गुरु का जन्म स्थान कहाँ है? सिखों का 10वें गुरु का जन्म स्थान कहाँ है? तो याद रखेंगे पटना साहिब, मतलब पटना में है, पाटली ग्राम में है, पाटलिपुत्र में है, पुष्पुर कह सकते हैं, कुसुमपुर कह सकते हैं, क्योंकि पटना का कई नाम है जो मैंने बताया है। इसका जो सही जवाब होगा वह पटना है ना, पाटलिपुत्र है। अगला जो प्रश्न है, एशिया का सबसे लंबा सेतु पुल कौन सा है? मैंने पहले ही बताया था कि जिस महादेश में हम लोग रहते हैं वो महादेश का नाम है एशिया, और एशिया महादेश में एक सबसे बड़ा पुल है जो हमारे राज्य में है, पटना में है, जिसका नाम है गांधी सेतु। याद कर लेंगे इसको आप। अगला जो प्रश्न है, नगर की पालिका देवी कौन है? नगर की पालिका देवी जिसकी पालन करती है ना, रक्षा करती है, और वो है पटन देवी। इसका जो अर्थ होगा पटन देवी। तो ये कुछ प्रश्नोत्तर है जिसको आप अच्छा से नोटबुक में लिख लेंगे, समझ लेंगे, क्योंकि मैट्रिक के परीक्षा में इनमें से कोई ना कोई एक प्रश्न जरूर पूछेगा, एकदम गारंटी के साथ इस बात को आप लिख लीजिए। चलिए आप लोग हम अंतिम पड़ाव पे पहुंच गए हैं। कहते हैं कि हम लोग मतलब इस पाठ से ऐसा कहें कि क्या सीखने को मिला, तो मैंने बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। देखते हैं कि सुबह होता है, शाम होता है ना, दिन होता है, रात होता है, मतलब प्रकृति का नियम है ना। इमारतें गिर सकती हैं और साम्राज्य खत्म हो सकते हैं, लेकिन अपनी संस्कृति, विद्या और जड़ों को बचाए रखना ही किसी भी समाज का असली वैभव है। जैसे पटना, यहाँ पे बहुत से राजा महाराजा आए, शासन आए, साम्राज्य आए और सब चले गए, लेकिन पटना जब से उत्पत्ति हुआ था वो आज तक कायम है। मतलब अपने संस्कृति को, अपने वैभव को, अपने महानता को, अपने समृद्धि को संजोए हुए है, और जो संजो करके रखता है उसी का नाम इतिहास में लिखा जाता है। तो इसीलिए हम लोग पाटलिपुत्र वैभव के नाम से इस पाठ को पढ़ रहे थे। तो बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये पाठ आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसका आंसर दूंगा और वहां पे भी मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। और ये जो जिस पीपीटी से मैंने आपको पढ़ाया है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं। तो आज इतना ही, फिर एक नए चैप्टर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।